हमारे पास में इसका लास्ट पार्ट है, वो है आपके पास में कंडक्टर्स, कंडक्टेंस के बारे में हमें पढ़ना है, कंडक्टर एंड कंडक्टेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सॉल्यूशन की कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है। तो भाई कंडक्टर वो होता है जो कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, या फिर वो जो आपके पास में खुद में से क्या होता है, आपके पास में इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देता है, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। बड़ा इजी है। ठीक है, तो कंडक्टर होता है आपके पास में, कंडक्टर होता है, सब्सटेंस होता है, substance which allow the electric current, which allow electric current to follow through them is called कंडक्टर। सिंपल भाषा में बोले तो जो अपने आप में कंडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए हेल्पफुल होते हैं उन्हें कंडक्टर बोलते हैं। तो भाई कंडक्टर होते हैं वो चार्ज को क्या करवाते हैं, फ्लो करवाते हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो अगर जिस डायरेक्शन में मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी। ठीक है, तो अगर मैं बोल दूं कि पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में होगी, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब कंडक्टर है वो दो तरीके के होते हैं। बेसिकली कंडक्टर बोले तो मूवमेंट ऑफ चार्ज, मूवमेंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज दो प्रकार के होते हैं भाई हमारे पास में, एक तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब आप लोग देखते हो घरों में जो बिजली आती है वो किसके थ्रू आती है, वायर के थ्रू आती है। और वायर कैसे होते हैं भाई, वायर मेटालिक होते हैं। तो आपके पास में अकॉर्डिंग टू मेटालिक कंडक्टर भी होता है, मेटालिक कंडक्टर भी होता है। ठीक है, और एक भाई आपने देखा होगा कि जैसे ही वाटर है जो इम्प्योर वाटर है, प्योर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है पास होने के लिए। इम्प्योर वाटर होता है उसके अंदर करंट का फ्लो होता है। अब भाई करंट का फ्लो क्यों होता है, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं। अब आयंस होंगे तो आयंस मूव करेंगे किसकी तरफ, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। भाई पॉजिटिव वाला किधर की ओर मूव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। और नेगेटिव चार्ज आयन है वो किधर करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर मूव करेगा, भाई उनको अट्रैक्ट करेंगे वो। तो उस हिसाब से दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। ठीक है, अब आप लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था, उसके अंदर भी ऐसा ही था। क्या था आपके पास में, आपने एक सेल लिया था, ऐसा एक बीकर लिया था, उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगाए थे और इनको जोड़ दिया था आपने किससे, एक टाइप की बैटरी से। ठीक है, तो भाई ये था पॉजिटिव चार्ज, ये था नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो भाई इसके अंदर जो आपके पास में सॉल्यूशन में आयन थे कौन से, जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे वो तो मूव करने लगे थे इधर, और नेगेटिवली चार्ज वाले किधर मूव कर रहे थे, इधर मूव कर रहे थे। तो आयन के थ्रू इसके अंदर क्या हो रही थी, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रहा था। भाई इंटरनल स्ट्रक्चर तो यहाँ पर क्या हो रहा था, सर्किट तो यहां से कंप्लीट हो रहा था ना। ठीक है, तो ये होता है। अब इनमें दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला है इसके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई यहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो आपके पास में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण हो रही है।
ठीक है। और यहां पर अगर मैं देखा जाए यहां पर तो क्या हो जाएगा भाई, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय मूवमेंट ऑफ आयंस। यहां पर भाई आयंस थे, सॉल्यूशन में आयन थे, उनका मूवमेंट हुआ। अच्छा चलो और देखो, इसके अंदर जैसे वायर है भाई, यहां पर आपके पास में वायर है, ऐसा वायर है, ठीक है। तो आप एक बात बताओ, मान लिया इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर हो रहा है, तो करंट किधर फ्लो होगी भाई, करंट इधर से फ्लो होगी। अब मान लिया करंट इधर फ्लो हो रहा है या इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो हो रहा है, तो आप एक बात बताओ, यहां से वायर थोड़ी देर में क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा, यहां से मोटा होता जाएगा। ऐसा हो जाता है क्या कभी? ऐसा होता तो ऐसा ही होता, आपके पास में सारा का सारा एल्यूमिनियम आपके घर में इकट्ठा हो जाता, ठीक है। क्योंकि हमारे घर पे जो आता है, करंट आता है, वो तो एल्यूमिनियम वायर की हेल्प से आता है ना। तो जहां से चली थी वहां से एल्यूमिनियम इधर आना स्टार्ट हो जाता, ऐसा होता? ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो कि वायर होता है वो सेम टू सेम रहता है, तो इसके अंदर मास का ट्रांसफर नहीं होता है भाई, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, डज नॉट ट्रांसफर, कैन नॉट ट्रांसफर मैटर। भाई मैटर का ट्रांसफर यहां पर नहीं होता है, जबकि इसके अंदर आप देख रहे थे कि इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या बन रहा था, आपके पास में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा था। तो भाई इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर मैटर ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर ड्यूरिंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो यहां पर आपके पास में मैटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वहां पर मैटर का ट्रांसफर हो रहा है भाई, ठीक है। चलो एक बात बताओ, यहां पर मान लिया कुछ टाइम तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हुई है, एल्यूमिनियम का वायर था, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर हुई, कुछ टाइम बाद में ये गल जाएगा या फिर ये पिघल जाएगा, ऐसा होता है क्या भाई? यहाँ पर ऐसा होता है क्या? किसी भी तरीके का केमिकल चेंजेस होता है क्या? तो यहां पर केमिकल चेंजेस भी नहीं होता है, यहां पर केमिकल चेंजेस भी नहीं होता है, ठीक है। वहां पर देखोगे आप लोग, वहां पर आपके पास इलेक्ट्रोड पर अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा था भाई, तो यहां पर केमिकल चेंजेस हो रहा था। क्लोरीन था, मान लिया क्लोरीन किसके अंदर चेंज हो रहा था भाई, Cl2 गैस के अंदर चेंज हो रहा था। कैसे भाई? ये आपके पास में ये हो रहा था, कैसे हो रहा था ये आपके पास में, बताओ जल्दी से। ये क्या कर रहा था, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके भाई क्या हो रहा था, इसके अंदर चेंज हो रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से केमिकल चेंजेस हो रहे थे, इसके अंदर केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे थे। तो समझो बात को, यहां पर नो केमिकल चेंजेस, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, ठीक है। और यहां पर क्या होता है भाई, केमिकल चेंजेस टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। भाई जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो केमिकल चेंजेस होता है। चलो एक बात बताओ, यहां पर जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं किसके अंदर, मेटेलिक वायर के अंदर, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहां पर होता है ऑन इंक्रीजिंग
ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है, क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीज, सो conduct electricity डिक्रीज। जबकि इसमें क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे आयनाइजेशन बढ़ेगा या फिर आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी या इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आयन आसानी से फ्लो करने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इंक्रीज करने पर, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर क्या हो जाता है आपके पास में, जल्दी से बताओ यहां पर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस ऑफ, या फिर आप लिख लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज, सो number of ions increase and more electric current conduct, समझ रहे हो, ज्यादा कंडक्ट होगा। अच्छा, इसके अंदर किसी भी टाइप का फैराडेज लॉ अलाउ नहीं होता, फॉलो नहीं होता, उसके अंदर होता है, हमने पढ़ लिया है भाई इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर आएगा फैराडेज लॉ, क्या होता है आपके पास में, यहां पर फॉलो नहीं होता है, डज नॉट फॉलो, ठीक है। यहां पर फैराडेज लॉ फॉलो होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, फैराडेज लॉ फॉलो, ठीक है, यहां पर क्या हो जाते हैं, फॉलो हो जाते हैं। तो ये थे भाई साहब आपके पास में दोनों के अंदर कुछ एक आपके पास में डिफरेंस, ठीक है। अब हमारे पास में ये तो पढ़ना नहीं है अपने को, क्योंकि हम तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो सेल के अंदर तो इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होते हैं आपके पास में, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है आपके पास में, इलेक्ट्रोकेमिकल जो उसके अंदर सॉल्यूशन भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर कितना सब्सटेंस मिलेगा, कितना ट्रांसफर होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाएगा, तो वो चीज हमें पढ़नी है। तो हमें तो सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है, ये तो सिर्फ डिफरेंस के लिए था आपके पास में, तो ये चीज है अभी आपके पास में यहाँ पर इसका यूज आता, ठीक है। तो चलो देखते हैं, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और उसी के कंडक्टेंस के बारे में हमें क्या करनी है, डिस्कशन करनी है, ठीक है भाई। तो चलो देखते हैं क्या चीज होता है। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और उसी की कंडक्टिविटी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी, ठीक है। तो सबसे पहला है आपके पास में, इसके अंदर जैसे ही हमने सेल लिया है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला है हमने, तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा,
ठीक है, तो सबसे पहला तो उसका रेजिस्टेंस निकालना जरूरी होता है। तो आपके पास में है रेजिस्टेंस, क्या है रेजिस्टेंस, ध्यान से देखना। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हो भाई आप, मेटेलिक कंडक्टर के अंदर कैसे निकालते थे, छोटी क्लासेस 10वीं क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, और आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। तो ओम्स लॉ के थ्रू हम क्या निकालते हैं, मेटेलिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो भाई ओम्स लॉ लगा देते हैं यहां पर। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ कहता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है भाई, IR आ जाता है। तो R क्या हो जाता है भाई, V अपॉन I आ जाता है भाई। यहां पर आपके पास में देखो यहां पर, ठीक है, तो ये इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज अपॉन में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी है और कितना अप्लाइड वोल्टेज है वो आपके पास में आ गया, ठीक है। तो यहां वहां पर तो ये क्या होता था, किसी भी वायर का आपके पास में क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था। यहां पर आपके पास में क्या है, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है। तो आर क्या है यहां पर, आर है भाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट क्या होती है भाई इसकी, यूनिट क्या होती है जल्दी से बता दो मेरे को। तो यूनिट होती है, क्योंकि ओम ने दिया था तो उसने अपना नाम दे दिया भाई ओम्स, ठीक है। कैसे डिनोट करते हैं भाई इसको, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस आ गया। अब रेजिस्टेंस आ गया तो रेजिस्टेंस की हेल्प से हम कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। तो भाई बताओ कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस का मतलब है बाधा, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उसके सामने कुछ आके खड़ा हो गया, जाने नहीं दे रहा है उसको, ठीक है, तो रेजिस्टेंस है। तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम कंडक्टेंस हो जाएगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या मेटेलिक कंडक्टर का, ठीक है। तो हमारे पास में कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या डिनोट होता है, इसे G से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल G से डिनोट कर रहे, कई बार कैपिटल C से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, रिवर्स, रिवर्स ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास में रेजिस्टेंस, रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस आपके पास में आ जाएगा 1/R। ध्यान से देखो, अब आपके पास में अगर ये 1/R आ गया तो यूनिट देख लो भाई, यूनिट, यूनिट ऑफ जी देख लो, यूनिट ऑफ जी क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास में ओम इनवर्स। भाई आर की यूनिट ओम होती है तो इसे ओम इनवर्स लिख सकते हैं, और इसे अपोजिट लिख सकते हैं मोहो। देखो दूसरे तरीके से लिख लो, ओम का अपोजिट क्या हो जाएगा, मोहो, ठीक है। अच्छा, इसे हम सीमेंस भी लिख सकते हैं, सीमेंस, जिसे कैपिटल एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये इसकी यूनिट होगी, ठीक है। अब देखो आपके पास में अगर कंडक्टेंस आ गया, रेजिस्टेंस आ गया, तो अब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी निकालते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास में देखते हैं नंबर 3 पर आता है आपके पास में क्या, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। बताओ इसे हम डिनोट किया जाता है किससे, रो से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ध्यान से देखना, आप कभी भी रेजिस्टिविटी निकालते हो, ठीक है, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की हेल्प से रेजिस्टिविटी निकाली जाती है, ठीक है। तो मेटेलिक वायर में कैसे निकालते थे भाई आप, मेटेलिक वायर में निकालने के लिए आप क्या करते थे, आर लिया। अब आपको पता है कि जितना लंबा कोई मेटेलिक वायर होगा, है ना, जितना लंबा मेटेलिक वायर होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। कैसे समझोगे इसको, मान लिया एक पाइप है आपके पास में, एक पाइप है इस तरीके से, एक पाइप है, ठीक है, और एक पाइप है ऐसी पाइप, ठीक है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। मेरे को कह दिया जाए कि इसमें से दोनों में से आपको निकलना है अंदर से, तो अब इतना क्रॉस सेक्शन एरिया तो है नहीं कि दौड़ के निकल जाओ भाई, आपको रेंग के निकलना पड़ेगा, रेंग के निकलना पड़ेगा। तो ये ज्यादा लंबा है तो इसमें ज्यादा तकलीफ होगी या इसमें ज्यादा तकलीफ होगी, तो भाई इसमें ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसमें रेजिस्टेंस क्या है, बाधा ज्यादा है भाई, तो आपके पास में रेजिस्टेंस है वो लेंथ के तो इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी
आपके पास में क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, अब मैंने यही दो है आपके पास में सेम लेंथ की है, बट क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, अलग है। अब ये है क्रॉस सेक्शन एरिया भाई। ठीक है, तो वो क्या करते हो आप, जितना बड़ी पाइप तो उसमें से निकलना आसान हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई। मान लिया बहुत बड़ी टनल है तो उसमें से निकलना वो भी बहुत आसान हो जाएगा, मैं दौड़ के भी निकल सकता हूं आराम से, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया मेरे साइज से क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, जबकि एक पतली सी पाइप है, कहते हैं इसमें से निकलना है तो उसमें से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपके पास में आ जाता है। अब यहां पर कैसे लोगे सर आप, यहां पर कोई वायर थोड़ी ले रहे हो आप। ठीक है, तो भाई यहां पर हम क्या ले रहे हैं, ध्यान से देखना, हम तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या है, दो आपके पास में इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ठीक है, इनको आपने क्या जोड़ा, आपके पास में यहां पर बैटरी से जोड़ा, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरा है। ठीक है, अब देखो यहां पर जो लेंथ है वो तो बिटवीन द इलेक्ट्रोड लेंथ हो जाएगी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी आपने लेंथ ली है वो वाली एल है। जितनी ज्यादा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। भाई आपको पता है कि आयंस मूव करना थोड़ी सी डिस्टेंस में मूव आसानी से हो जाता है, बड़ी डिस्टेंस मूव आसानी से नहीं होगा। अब भाई देखो, एक जगह तो मैंने क्या ले लिया, इलेक्ट्रोड बहुत ही पतले पतले ले लिए ऐसे, एक जगह मैंने प्लेट ले लिया। तो एक बात बताओ, किसमें रेजिस्टेंस होगा, वो ज्यादा होगा। तो भाई इसमें ज्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर आपके पास में आयन आएंगे तो उसके लिए जगह कम होगी। यहां पर जगह क्या है आपके पास में, ज्यादा है, कहीं पे भी चिपक सकते हैं, कहीं पे भी ऑक्सीडाइज या रिडक्शन हो सकता है उनका। ठीक है, तो ये ए है, वो क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। कैसे समझोगे क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, मान लिया, ध्यान से देखना, मैंने इनको ऐसे लिया, ये इलेक्ट्रोड है दोनों, इनको ऐसे लिया है आपके पास में, तो ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, दो एक दूसरे के सामने है, अपोजिट है। अब मैंने इसी इलेक्ट्रोड को ऐसे नहीं है, ये सेल था ऐसा एक आपके पास में, इनको ऐसे लगाया तो क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो गया। ठीक है, अब मैंने इनको ऐसे लगा दिया तो क्रॉस सेक्शन एरिया सिर्फ ये वाला हो जाएगा आपके पास में, समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा मैंने क्या ले लिया, एक साइड मोटी प्लेट ले ली, एक साइड पतला इलेक्ट्रोड ले लिया, ऐसा ले लिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो इफेक्टिव होगा वही होगा जो एक दूसरे के आमने सामने होगा, यानी इसका ही इफेक्टिव आपके पास में एरिया आएगा। ठीक है, तो भाई L क्या है यहां पर, L है लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोड। L क्या है यहां पर, L है आपके पास में लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड। ठीक है, और ये क्या है आपके पास में, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब देखो आपके पास में ये चीज है। अब यहां से मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूं तो ये आएगा रो L अपॉन ए। अरे भाई ये रो है वो रेजिस्टिविटी है। ठीक है, ये रो है वो क्या है आपके पास में, रेजिस्टिविटी है। प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो रो आया, और रो को हमने रेजिस्टिविटी बताया। ठीक है, तो इस तरीके से रेजिस्टिविटी आ गई भाई आपके पास में, बड़ा ही आसान हो गया ये तो। ठीक है, अब यहां से रो निकालो तो रो क्या हो जाएगा भाई, रो हो जाएगा आपके पास में आर ए अपॉन में क्या हो गया एल। अब रो की अगर डेफिनेशन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, क्या कर लेते हैं, इफ एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है वो क्या ले ली, 1 सेंटीमीटर, एंड जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या ले लिया भाई, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया आपने। अच्छा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देन अरे भाई ये क्या हो गया, रो इज इक्वल टू आर हो गया। अब इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो, मैंने दो इलेक्ट्रोड लिए ऐसे जिनका क्रॉस
क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर है, ऐसा 1 सेंटीमीटर ही लंबी है, 1 सेंटीमीटर ही चौड़ी है। ऐसे 2 इलेक्ट्रोड ले लिया आपके पास में, ये देखो मैंने 2 इलेक्ट्रोड ले लिए ऐसे, ठीक है। अब इनको मैंने, देखना ध्यान से, दोबारा बना देता हूं मैं, बड़ा अच्छे से तरीके से बनाते हैं हम, ध्यान से देखना। देखो ये है आपके पास में 2 प्लेटें जिनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर है, यानी इसका एरिया कितना हो गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले 2 इलेक्ट्रोड को आमने सामने रख के उनको 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस के बीच में रख दिया, है ना, और इसको कंप्लीट फिल कर दिया किससे, एक इलेक्ट्रोलाइट से। इनके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर क्या आएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आएगा। तो इसके अंदर क्या है आपके पास में, इसके अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है इसके। अब 1 ml इलेक्ट्रोलाइट है, तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट, देखो 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले इलेक्ट्रोड के बीच में 1 ml इलेक्ट्रोलाइट भरा जा सकता है, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा उसे ही क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके पास में रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml electrolyte is called रो। भाई ये है आपके पास में रो, समझ में आया। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो ये चीज है आपके पास, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलो आप अभी, ठीक है, क्योंकि बाद में यूज में आएगा ये, ठीक है। अच्छा ये चीज आ गया। अब हमारे पास में स्पेसिफिक कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब देखो इसका जो रेजिस्टेंस होगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसका जो आपके पास में कंडक्टेंस होगा उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, ठीक। तो चलो देख लेते हैं भाई। तो नेक्स्ट है 4th पॉइंट है, वो है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो देखना यहां पर 4 नंबर है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और हम क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है भाई। इसको हम डिनोट करते हैं किससे, कापा से। ये इसे बोला जाता है क्या, कापा, क्या बोला जाता है, कापा बोला जाता है, ठीक है। तो भाई देखते हैं क्या चीज है, ठीक है। तो जैसे रेजिस्टेंस का रिवर्स क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, वैसे ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रिवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भाई कापा है वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रो हो जाएगा। 1 अपॉन रो, तो आपको रो तो है ही पता, ये क्या रो बताओ, ठीक है। हमें ये पता है कि रो होता है R A अपॉन L होता है, ठीक है। तो भाई कापा क्या हो जाएगा, कापा हो जाएगा भाई 1 अपॉन R A और ऊपर चला जाएगा L,
ठीक है, तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं कापा इज इक्वल टू 1/r इंटू एल अपॉन ए। 1/r को कंडक्टेंस लिख सकते हैं भाई। अरे वाह भाई वाह, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंडक्टेंस जी, एल अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, ए आ जाएगा। ठीक है, ये कापा आ गया भाई। चलो, कापा क्या है, कंडक्टिविटी है भाई। ठीक है, तो अब देखो, इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर रख देता हूं एंड A इज इक्वल टू क्या कर देता हूं भाई, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देता हूं। ठीक है, तो देखो आपके पास में देन क्या हो जाएगा, जो कापा है वो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब देखो, ये L इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 1, वही कंडीशन है आपके पास में भाई। एक आपके पास दो ऐसे इलेक्ट्रोड ले लो आप, जिनका एरिया क्या है आपके पास में, ऐसा है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है आपके पास, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, और इनको डिस्टेंस रख दिया गया है 1 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो भाई ये इसके अंदर रख दिया आपने, ऐसे रख दिया आपके पास में, ये रख दिया ध्यान से। इसके अंदर कितना आया, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट आया भाई। अब 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट आया, तो इसका मतलब है 1 ml इलेक्ट्रोलाइट आया। तो 1 ml इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, कापा इज कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इस डेफिनेशन को याद कर लेना भाई। कापा क्या है, कापा है कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये चीज आ गई भाई आपके पास में। अब देखो ध्यान से इधर, पहले मैं इसकी यूनिट देखता हूं, किसकी यूनिट देखता हूं, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यूनिट ऑफ रो की बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ रो क्या आ जाएगा भाई, देखो यूनिट ऑफ रो आ जाएगा आपके पास में आर ए अपॉन एल। ठीक है, आर का क्या होता है भाई, आर का होता है ओम, ये क्या हो जाएगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है, तो ओम इंटू सेंटीमीटर, ये यूनिट हो जाएगी, यूनिट ऑफ रो आ जाएगी ओम सेंटीमीटर। अच्छा, अब हमारे पास में यूनिट ऑफ कापा आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपके पास में यूनिट ऑफ कापा, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, इसी से निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, कापा इज इक्वल टू क्या आता है, 1 अपॉन रो आता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ कापा क्या हो जाएगा भाई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओम को मैं क्या लिख सकता हूं, मोहो लिख सकता हूं, मोहो सेंटीमीटर इनवर्स, और इसको क्या लिख सकता हूं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो ये भाई यूनिट ऑफ क्या आ जाएगी, कापा आ जाएगी आपके पास में, कोई सी भी यूज कर लो, एक ही बात है, तीनों की एक ही बात है। ठीक है, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने निकालना है वैसे ही निकलेगा आपके पास। ठीक है, अब हमारे पास में कंडक्टिविटी निकल गई, कंडक्टेंस निकल गई, रेजिस्टेंस निकल गया। अब हमारे पास में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है कि L अपॉन ए क्या है। ठीक है, तो भाई L अपॉन ए को मैं क्या बोलता हूं, सेल कांस्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट, जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, जी स्टार से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जी स्टार से। तो भाई मैं ये वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो कापा क्या आ जाता है, कापा आ जाता है जी इंटू जी स्टार। भाई ये चीज है आपके पास में, यहां पर है ये,
इसको समझना आप लोग, ये भी आपके पास में बहुत बार आपके काम में आएगा। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे बहुत ज्यादा आती है। सेल कांस्टेंट दे दिया, सेल कांस्टेंट का मतलब है एल अपॉन ए को, है ना, क्या बोलते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर यूनिट जो आपके पास में क्या है, एरिया है, वो आपके पास में क्या है, यहां पर सेल कांस्टेंट है। तो हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले आए हैं उनके बारे में एक बार रिवाइज करते हैं और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं मोलर कंडक्टेंस के बारे में या मोलर कंडक्टिविटी के बारे में चलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं भाई। तो देखो क्या चीज है, कैसे निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास में है, पहले वाले पुराने फॉर्मूले देख लेते हैं। तो आपके पास में आर तो आया था v अपॉन आई के बराबर, ठीक है, फिर आया था g आया था 1 अपॉन आर के बराबर, फिर रो आया था, वो आया था क्या, रो आया था आर ए अपॉन एल के बराबर, ठीक है, फिर आया था कापा, वो आया था g इंटू एल अपॉन ए, और दूसरा फॉर्मूला था वो था क्या था आपके पास में, G इंटू जी स्टार। ठीक है, तो ये आपके पास में इसे बोलेंगे रेजिस्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये क्या है, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर, अब हमारे पास में आता है मोलर कंडक्टेंस। सुनो ध्यान से, मोलर कंडक्टेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर है, या फिर हम बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी। हम इसे कैप एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। चलो, जैसे मोलर मास से आप क्या समझते हो, बताओ जल्दी से। मोलर मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, है ना, 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल एटम, तो वो मोलर मास हो जाता है। तो ऐसा ही अगर मैं ये बोल दूं कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी सॉल्यूशन में डाला हुआ है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट अगर किसी सॉल्यूशन में डाला हुआ है, उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टिविटी होगी उसे मोलर कंडक्टिविटी कहा जाएगा। सिंपल है ना। ठीक है, तो मान लेते हैं, ध्यान से देखना, ये देखना, मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट सेल लिया, ठीक है, इसके अंदर 2 आपके पास में क्या लगा लिया आपने, इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगा लिए। ठीक है भाई, अब आपके पास में इसको जोड़ दिया इस तरीके से। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या कर लिया, भर लिया है इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, चलो ध्यान से देखना, आप सुनना क्या चीज है। मान लिया इस इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है वो है आपके पास में V है। इस इलेक्ट्रोलाइट की मोलैरिटी आपको दी हुई है, मोलारिटी दी हुई है कैपिटल M। ठीक है, तो अब देखो आपके पास में मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी, इसके अंदर मैंने 1 मोल
इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो इसका वॉल्यूम V है। तो एक बात बताओ मेरे को कि 1 ml की कंडक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं भाई? 1 ml की कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं भाई? 1 ml इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, जो कंडक्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं, कापा बोलते हैं भाई। ठीक है, तो यहां पर आपके पास में आ जाएगा, हमें बेसिक डेफिनेशन यूज करनी है, ये भी ml है। ठीक है, तो अगर आपके पास में V का वैल्यू निकाला जाए मोलैरिटी के हिसाब से, तो मुझे पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है? N ऑफ सॉल्यूट होता है, N ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय V ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और वो भी किसके अंदर? इन लीटर के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखो इधर, अगर मैं बात करता हूं इसको ml में निकालने की, इसको ml में, तो यहां पर क्या आ जाता है भाई? 1000 आ जाता है। ठीक है, तो V इन ml अगर बात करता हूं तो ये क्या आ जाएगा? n की वैल्यू कितनी है भाई? n की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा? 1000 अपॉन में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहां से देखना ध्यान से, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना हो जाता है भाई? ये हो जाता है कापा, इसे कापा बोलते हैं भाई। मैंने कहा था आप डेफिनेशन याद रखो। ठीक है, अच्छा, 1 ml की जगह मैं क्या कर लेता हूं? कंडक्टेंस ऑफ V ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा भाई आपके पास में कापा इंटू V आ जाएगा, और ये है ml के अंदर, ये है ml के अंदर। ठीक है, मान लिया इस V ml सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे हम? मोलर कंडक्टिविटी, है ना, क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। तो आपके पास में यहां पर मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन in which 1 mole electrolyte is present। ठीक है, तो भाई ये चीज है आपके पास में, है ना। ठीक है, तो अब इसके अंदर 1 मोल आपके पास में क्या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, तो इसे क्या बोलूंगा? कैप एम बोलूंगा भाई। कैप एम क्या हो जाएगा? कापा इंटू में क्या आ जाएगा? VML आ जाएगा। अब VML की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली है, तो कैप एम क्या हो जाएगा भाई? ये आ जाएगा कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? मोलारिटी। ठीक है, अब दूसरी चीज एक और आती है 6 नंबर पर, वो आती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या आती है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैप इक्विवेलेंट और लैम्डा इक्विवेलेंट, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। अब ध्यान से देखो इधर, ये क्या है? अब जब हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डाला, तब तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस। अब अगर हम 1 इक्विवेलेंट मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाल देता हूं मान लिया इसके अंदर, ठीक है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? तो हमने यहां पर सेम टू सेम हमने क्या लिया है? एक सेल लिया है, ऐसा सेल है, ठीक है, इस तरीके से है ना। इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है ऐसा, ठीक है, इसकी नॉर्मलिटी दी हुई है इस बार कितनी?
कैपिटल एन, ठीक है। इसका वॉल्यूम है वो कितना है V, है ना। अच्छा चलो मान लिया इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट डाला हुआ, ठीक है। तो हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना इधर, ठीक है। तो हमारे पास नॉर्मलिटी क्या होती है, इक्विवेलेंट मोल डिवाइड बाई V सॉल्यूशन आता है, ठीक है। तो ये अगर आपके पास में ml में निकालना है तो V इन ml में निकालना है, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है तो 1 डिवाइड बाई यानी 1000 आ जाएगा, ml में निकालनी है, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। यहां से ध्यान से देखो, सेम टू सेम वैसा की वैसा है, जैसे मोलैरिटी की जगह नॉर्मलिटी आ गया, बस इतना सा फर्क, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस प्रोड्यूस by all ion of electrolytic solution in which 1 gram इक्विवेलेंट परसेंट, ठीक है। तो देखो वही चीज है आपके पास में, कंडक्टिविटी ऑफ क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या हो जाता है भाई, कापा हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर हम कंडक्टेंस ऑफ VmL इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ये हो जाता है कापा V। अगर वो सॉल्यूशन लो जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपके पास में कैप इक्विवेलेंट, वो आ जाएगा कापा और इनटू में क्या आ जाएगा, V इन ml आ जाएगा भाई आपके पास में, ठीक है। तो अब VmL की वैल्यू यहां से आपको पुट करनी है इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा भाई, कैप इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कापा इनटू में 1000 डिवाइड बाई आपके पास में क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा, डिवाइड बाई क्या आ जाएगा भाई, नॉर्मलिटी आ जाएगा। तो बस ये चीज आपको यहां पर देखनी है, ठीक है। तो भाई अब यूनिट है आपके पास में, इसकी और इसकी दोनों की यूनिट है, वो चेक करनी है आपको, ठीक है। तो भाई यूनिट चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखना इधर, तो चलो ध्यान से, पहला है यूनिट ऑफ कैपम, ठीक है। तो यूनिट ऑफ कैपम क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से इधर, कापा की यूनिट क्या होती है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये है कापा की यूनिट, ठीक है। अब इसकी जो यूनिट नहीं होती, डिवाइड बाय ये है मोलर, ठीक है। तो मोल पर लीटर हो सकता है, तो यहां पर आएगा लीटर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, मोल। देखो डिवाइड में है तो ये मोल पर लीटर, लीटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखो लीटर को हम क्या लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में इनटू में सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय मोल इनवर्स, ठीक है। तो ये इससे जाएगा, तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इनवर्स, ठीक है। ये इसकी यूनिट आ जाएगी। तो यूनिट ऑफ
कैप एम, ये चीज आ जाएगी आपके पास में यहाँ पर, ध्यान से देखना। और चलो दूसरी बात करते हैं कैप इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो कैप इक्विवेलेंट की क्या आ जाएगी भाई, देखना, यूनिट ऑफ कैप इक्विवेलेंट। ठीक है, तो कैप इक्विवेलेंट की यूनिट क्या आ जाएगी, देखना ध्यान से। हाँ देखो, ये तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है, तो यहां पर आया सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, ये है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होती है भाई, ग्राम इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट डिवाइड बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा लीटर पर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो देखो यहां पर सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, लीटर को मैं सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकता हूं, इसकी लीटर की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, डिवाइड बाय क्या होता है, इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, यूनिट ऑफ कैप इक्विवेलेंट आ जाएगी, वो आ जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, चलो अब हमारे पास में रिलेशन बिटवीन कैप एम एंड कैप इक्विवेलेंट। चेक करो ध्यान से इधर, ये है आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक आपके पास। देखो कैप एम क्या होता है, कैप एम होता है कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, और कैप इक्विवेलेंट क्या होता है, कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2 कर देता हूं। ठीक है, तो कैप एम डिवाइड बाय कैप इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी डिवाइड बाय कापा इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी। ठीक है, तो चलो ध्यान से देखो इधर, ये कापा 1000 इंटू कापा 1000 से कट गया, तो कैप एम डिवाइड बाय कैप इक्विवेलेंट है, वो क्या आ जाएगा, नॉर्मलिटी अपॉन में मोलरिटी, है ना। और हम ये जानते हैं नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर इंटू में एम होता है, तो एन अपॉन एम की वैल्यू हो जाएगी, वो हो जाएगी एन फैक्टर के बराबर। ठीक है, तो भाई कैप एम है, कैप एम है, वो क्या हो जाएगा, कैप इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एन फैक्टर आ जाता है। बस यही आपके पास में दोनों में क्या है, रिलेशन है। ठीक है, तो समझिए बेटा, इसको आपको ये चीज देखनी है कि मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसकी बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, और आपके पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी है जो हम करेंगे नेक्स्ट वाले क्लास के अंदर, कि आपके पास में किस तरीके के इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके से और आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।